वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड जो भी मेरा अप्रोच है एग्ज़ाम की टूवर्ड्स वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक एसटी आज दी थी और ये मेरे स्कोर हैं। अब आगे मैं और भी जो मैंने एसटी दी है उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर मॉक और ये शायद 2020 और 2021 का है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। इसको मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे मार्क्स हैं 78.25। आई अटेम्प्टेड 87 और एक्यूरेसी परसेंटाइल उतना सही नहीं है क्लर्क के अकॉर्डिंग, बट एनालिसिस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने टाइम कम दिया। जैसे इंग्लिश में भी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही सबमिट कर दिया, मैथ्स में लगभग 3.5 मिनट पहले सबमिट कर दिया एंड रीजनिंग में भी मैंने पहले सबमिट कर दिया। वन थिंग मोर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि रीजनिंग में मैंने सबमिट तो कर दिया, बट हुआ क्या ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने 30 तक देखा, मुझे लगा मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए हैं। टाइम बचा था, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो वो क्वेश्चंस हो जाते। तो अगर उसको भी काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 मार्क्स बढ़ जाएगा, मतलब 83 अराउंड हो जाएगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर जो मैंने अटेम्प्ट की हैं एसटीज़ हैं। आज मैंने ये अटेम्प्ट किया है जिसमें मुझे 78.25 मिला है। ये मैंने 23 को किया था, 81 मिला था। एंड देन उसके पहले मैंने 12 अगस्त को किया था, ये मैंने 23 अगस्त को किया है। और ये मैंने 20 अगस्त को किया, ये मैंने 18 अगस्त को किया है। ये वाला मैंने 13 अगस्त को किया है। तो इसी तरीके से है एसटी। और नॉर्मल जो एसटीज़ हैं इसकी ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने ये 24 किया और आज ये किया है। आज वाली ये एसटी जो इसमें मार्क्स कम है फिर भी कट ऑफ क्लियर है, डिफ़िकल्टी पे भी मैटर करता है। और ये है ओवरऑल, यहाँ पे कट ऑफ नहीं क्लियर हुई है। कट ऑफ ना क्लियर होने के पीछे कारण ये रहता है कई बार कि मैं उतना ज़्यादा फोकस्ड होकर देती नहीं हूँ एसटी को। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि मेन जो मेरा मोटिव है इन एसटीज़ को करने का, या इससे जो मुझे एक ओवरव्यू चाहिए था, वो ये था कि मैं कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 88 किए। मेन कंसर्न देखिए, मेरा रीजनिंग और मैथ्स का कंसर्न नहीं है, वो मुझे पता है कि वो मैं एग्ज़ाम में जो लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर लूँगी, क्योंकि उस पर है मेरी कमांड। मेन इशू होता है जो वो मेरा इंग्लिश के साथ होता है। तो मैंने इंग्लिश के लिए स्पेशली मॉक्स देती हूँ कि इंग्लिश में मेरा बस वो हो जाए। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में ठीक है 88 अटेम्प्ट्स हैं। मेन मुझे अभी ये फोकस करना है कि मेरे अटेम्प्ट कितने जा रहे हैं और इंग्लिश में किस हिसाब की एक्यूरेसी रह रही है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ उतना मैटर नहीं करता है। इंग्लिश और रीजनिंग में भी कोई इतना इशू नहीं है। अब जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे अटेम्प्ट 99 है, मतलब पेपर काफ़ी इजी रहा होगा, बट यहाँ पे मेरी इंग्लिश की एक्यूरेसी कितनी पुअर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हैं, मुझे मतलब एक दिमाग में रहता है कि अगर ये चीज़ें सही हो गई तो फिर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इसमें मार्क्स कम है तो अटेम्प्ट भी कम होंगे आई गेस। अटेम्प्ट भी कम है, और अटेम्प्ट कम है उसका रीज़न भी देख लीजिए आप। मैंने रीजनिंग सबमिट नहीं किया है यहाँ पे, मतलब मैंने रीजनिंग किया ही नहीं था। इंग्लिश मैंने किया है, इंग्लिश में मुझे 23 मिले हैं। देन अगर मैंने ऐसे ही होता है कई बार, क्या होता है ना, मूड नहीं करते, जैसे 2-3 एसटी दे दी तो उसको सबमिट कर दिया, सेक्शन नहीं दिया, या किसी सेक्शन में क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट किए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे भी देख लीजिए तो इंग्लिश हो गया और ये 89 अटेम्प्ट्स हैं। ये वाला है, इसमें मेरे अटेम्प्ट है 89 और मार्क्स है 81। और लास्ट ईयर कट ऑफ भी लगभग इतना ही गया था, मेरे कट ऑफ से लगभग 1.5 नंबर कम थे और मुझे मिल सकता था, बट मेरी शिफ्ट इजी आई हुई थी तो नॉर्मलाइज होके मेरे नंबर कम हो गए थे इसमें, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी ठीक थी मेरे अकॉर्डिंग। 87 अटेम्प्ट है एंड मार्क्स मुझे इतने मिले। यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी ख़राब हो गई है इंग्लिश में।
ये तो मेरा रहा जो मैंने प्रीवियस ईयर की एसटीज़ दी हुई हैं, और जो मैंने अभी इसकी एसटी दी हुई है तो वो ज़्यादा नहीं दे पाई हूँ मैं, 3 ही 4 दी है मैंने। हाँ, 3 ही एसटी दी हुई है। मैं एक बार दिखा देती हूँ किस में कैसा अटेम्प्ट रहा है मेरा। ये ओवरऑल मेरा मार्क्स और अटेम्प्ट्स हैं। देन ये है 77 एंड ये आज वाली है 89 अटेम्प्टेड। जो मैं अगर यहाँ पे ओवरऑल अपना एनालिसिस अगर देखती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ अपने ओवरऑल एनालिसिस से कि मैं अगर अपना ओवरऑल एनालिसिस देखती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं IBPS क्लर्क में 100 आउट ऑफ नियर अबाउट मेरा 89 और 90, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो मेरे अटेम्प्ट्स रह रहे हैं, और मेरे मार्क्स भी नियर अबाउट ऐसे ही 80 और मतलब 75 to 80 की रेंज में ही है। कट ऑफ 81 गया था, और ये प्रीवियस ईयर भी देखा मैंने और कुछ इधर की भी एसटी की, तो उसके बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ। ओवरऑल जो मेरी टिप्स रहेगी फॉर IBPS क्लर्क के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा एग्ज़ाम कब है। मेरा एग्ज़ाम कल है, फर्स्ट शिफ्ट में है, 27 को फर्स्ट शिफ्ट में। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहीं पे गया है, प्रयागराज में। अब मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी कल एग्ज़ाम को अप्रोच करने की क्या होगी। अभी तक मैंने जितनी भी एसटी और मॉक्स लगाई है, मैंने प्रीवियस ईयर भी देख लिया और इधर की भी एसटी देख लिया। अब मैं ये बता दूँ, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की है, इसके अलावा मैंने गाइडली वगैरह की लगाई है। और IBPS क्लर्क के लिए बहुत सारे लोगों ने पूरी एसटी ख़त्म कर दी होगी, मैं नहीं कर पाई हूँ। उसके पीछे कारण भी था कि मेरे SSC के भी एग्ज़ाम्स थे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं इधर मॉक्स उतने नहीं अटेम्प्ट कर पाई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करती हूँ। जैसे टीचर्स जो एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह कराते हैं तो मैं वो भी कर लेती हूँ। मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन ST और उससे भी हो जाती है, बट कर लेना चाहिए एटलीस्ट। जितनी ST गिवन है उतना तो कर लेना चाहिए। मैं नहीं कर पाई हूँ, इस बार नहीं कर पाई हूँ, अदरवाइज़ मेरे से हो जाती है। कुछ ही ST बचती है, बट कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे टिप्स बता देती हूँ। तो मेरा पेपर को अप्रोच जो रहेगा, और जो भी मैंने पेपर अभी तक दिए हैं जितने भी, तो IBPS क्लर्क मैं जब से पेपर दे रही हूँ, मेरा एक बार IBPS क्लर्क क्लियर हुआ था, और मेरा IBPS क्लर्क 2020 वाला क्लियर हुआ था। 2021 में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी घर में, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ RRB PO क्लियर हुआ था। एंड देन 2022 में IBPS PO ही हुआ था। बहुत कम मार्जिन से IBPS क्लर्क नहीं हो पाया था। जो उस टाइम मेरा मेंस का था पूरा, वो मैं शेयर करूँगी आफ्टर IBPS क्लर्क। पहले मैं देख लेती हूँ ये मेरा कैसा जा रहा है। IBPS क्लर्क को अटेम्प्ट करने के कुछ टिप्स हैं, जैसे कि पहला, अगर आप इंग्लिश को अप्रोच कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस करें जो आपके गलत नहीं होते। लाइक इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश में RC आता है, देन क्लोज टेस्ट आएगा, क्लोज टेस्ट, एंड इसके अलावा मैच करने को आता है, देन स्वाइप करने को आता है, वर्ड स्वाइप वाला होता है, देन एरर होता है, और इसके अलावा एक एरर ऐसे आता है स्पेलिंग एरर वाला, तो वो मतलब स्पेलिंग एरर वाला होता है, जो स्पेलिंग एरर। ठीक, तो अगर मैं अपना पर्टिकुलरली बात करूँ तो मेरा क्या अप्रोच रहता है, और इसके अलावा पैराजम्बल होता है। तो मेरा जो अप्रोच रहता है ना, मैं जैसे क्लोज टेस्ट हो गया या स्वाइप वाला हो गया या फिर स्पेलिंग एरर हो गया, मैं ये पहले करती हूँ। ठीक, तो पहले मैं ये करती हूँ, और लास्ट में मैं RC करती हूँ। RC में जो सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह रहता है वो मैं कर लेती हूँ पहले, और मैच द कॉलम भी कर लेती हूँ पहले।
अब इसके बाद जब मैं ये सब कर लेती हूँ, आरसी लास्ट में ही जाता है मेरा। पैरा जंबल में ट्राई करती हूँ, अगर मुझे आ रहा होता है मैं बना देती हूँ, अगर नहीं भी आ रहा होता है ना तो पैरा जंबल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पैरा जंबल में अगर मान लीजिए 5 है तो 5 में से आप एक को तो श्योर हो जाते हो ना कि हाँ ये हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस होता है। तो अगर आपने 5 किए हैं सपोज़, और 5 में आपका एक सही है, 4 अगर आपके गलत भी हो जाते हैं इन केस, तो आप लॉस में नहीं गए, आपको यहाँ से एक नंबर मिले और 4 लॉस हो गए। बट अगर आपका सही हो गया तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं उसकी वजह से। तो दिमाग में ये चीज़ रख के आप कर सकते हो। दूसरा, इंग्लिश की एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो ये चीज़ है, ये मेरा एक टिप रहेगा फॉर पैरा जंबल्स। उसके अलावा एरर जो है ना, ईज़ी आती है तो मैं कर लेती हूँ, कई बार जब बहुत बड़े बड़े आते हैं जो पीओ वगैरह के, तो मैं उनको नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील होता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, तो मैं उसको अवॉइड करना प्रेफर करती हूँ। अब इसके अलावा आरसी में बोलूँ तो आरसी, अगर क्लर्क लेवल की बात करूँ तो क्लर्क में जो आरसी आती है वो स्टोरी बेस्ड होती है, बहुत ईजी होती है। अगर आपने एक बार अच्छे से रीड किया है तब आप आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर क्लर्क लेवल। पीओ में होता है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट क्लर्क में तो बहुत आसान आती है। तो क्लर्क की आरसी में तो बिल्कुल आराम से आप स्कोर कर सकते हो। मुझे बस क्लर्क में मतलब प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो जाती है वो स्पेशली हो जाती है एरर को लेकर के। रूल्स वगैरह मुझे याद है, बट आई डोंट नो क्यों मेरे एरर में गड़बड़ी हो जाती है, तो मैं एरर को अवॉइड करती हूँ। अगर मुझे एग्जैक्ट लॉजिक नहीं पता है तो मैं उसमें नहीं लगाती हूँ। सो ये मेरा रहेगा इंग्लिश का। और ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 30 आउट ऑफ 30 करना है या 30 आउट ऑफ कितना करना है। हाँ, बट मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में मैक्सिमम मुझसे जितना हो सके मैं करूँ, एटलीस्ट 27-28 तो करूँ। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वकैब का, मुझे अगर वकैब नहीं आए तो छूट जाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी कि अभी क्या हो रहा है ना कि हमारा जो मैच द कॉलम है उसकी जगह पे अल्टरनेटिव में आपको एक वर्ड दे के उसके 3 सेंटेंसेस में यूसेज भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे वर्ड यूसेज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी डुएबल होता है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो जो भी क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं और आप श्योर हो उनको आप पहले अटेम्प्ट करो, जहाँ पे आप श्योरिटी नहीं है वहाँ पे आप लास्ट में जाओ। सो दिस इज़ फॉर इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद अगर मैथ्स की बात मैं करती हूँ, सो मैथ्स में मेरी क्या अप्रोच रहती है, मैं सबसे पहले देखती हूँ अगर सिंप्लीफिकेशन है या फिर अप्रॉक्सीमेशन है या फिर क्वाड्रेटिक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है। एंड इसमें कोई Q1 Q2 या फिर डाटा सफिशिएंसी जैसी चीज़ क्लर्क में तो आती नहीं है, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक के बाद जो थर्ड मैं जाती हूँ मैथ्स पे, वो मैं डीआई पे जाती हूँ। और डीआई में भी कुछ प्रेफरेंस है, जैसे क्लर्क की डीआई इजी आती है, सिर्फ सीधे कैलकुलेट करना है, डाटा रखना है, कैलकुलेट करना है। जैसे पाई वाली कंपैरेटिवली मुझे सही लगती है। एंड देन ग्राफ वाली आपको ये देखना होगा कि जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्लर्क में वैसे नहीं आती, बट कई बार क्या होता है क्लर्क में भी आ जाती है, जिसमें आपको 2-3 क्वांटिटीज़ करनी होती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको वाइजली चूज़ करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप करते जाओ। अब डीआई के बाद मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे आपको कैसलेट आ जाए छोटा सा। तो कैसलेट के लिए मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस कैसलेट के लिए रहा है, अक्सर कैसलेट बन जाता है। कई बार कैसलेट में क्या होता है कि आप उलझ जाते हो कुछ एक आध जल्दीबाजी की वजह से। तो आप कोशिश ये करो कि आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड डीआई करने के बाद कुछ अर्थमेटिक जो इजी हैं आपको, जो बीच बीच में मिलते जा रहे हैं और जो आपको लग रहा है डायरेक्ट हो जाएंगे, आप उनको कर लो पहले से, ताकि आपके पास आराम से 35 में से आप लगभग 25 क्वेश्चन प्लस पे ही रहो। एंड देन आफ्टर आप कैसलेट कर लो। कैसलेट को ज़्यादा टाइम, पहले आप एक बार कैसलेट पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है डुएबल है, 3 से 4 मिनट में हो जाता है, तब तो आप करो, अदरवाइज़ आप उसको मत करो। फिर छोड़ना सेफ तो नहीं होता है, बट बाकी क्वेश्चन जैसे अगर आप 3-4 मिनट कैसलेट को दे रहे हो और नहीं हो रहा है, इससे बेटर है कि आप वो 3-4 मिनट में अर्थमेटिक के 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत ईजी आती है।
अर्थमेटिक जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो तो ये कर सकता है आराम से, और जिनकी वीक है वो भी अर्थमेटिक में क्वेश्चंस को देखे, जो क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक उनके हैं कि वो गलत नहीं होंगे, उन पे आप आराम से जा सकते हो। एंड मैथ्स के बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग में मेरा क्या प्रायोरिटी रहता है, सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी, सिलॉग, इनको प्रेफर करती हूँ। इनइक्वालिटी कर लेती हूँ, सिलॉग कर लेती हूँ, और मिसलेनियस के जो सीरीज़ वाले होते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह, ये सब कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मैं पज़ल्स पहले करना प्रेफर करती हूँ। पज़ल्स में क्या भी है, मतलब पज़ल्स में क्या है, जैसे अगर संडे मंडे वाला है, या फिर फ्लोर बेस्ड पज़ल है, या फिर ऐसे 3 कैटेगरीज़ दी हैं उनमें कौन कौन बैठेगा, इस तरह के पज़ल्स हैं। इसके अलावा फिर मंथ बेस्ड पज़ल है, या फिर मंथ के 2 डेज़ दिए हुए हैं, वो सब है। तो इस तरह के जो होते हैं ना वो आसानी से हो जाते हैं, जैसे अनसर्टेन या सर्टेन है। एंड सिटिंग में भी, सिटिंग में क्लर्क में मोस्टली क्या होता है कि इनवर्ड आएगी या आउटवर्ड आएगी, बट अगर उनको लेवल अप करना होगा तो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों दे सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वो रहो। बाकी रीजनिंग में आसानी से 35 क्वेश्चन किए जा सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट। सो रीजनिंग के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप टाइम लिमिट के अंदर आराम से कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, 35 आउट ऑफ 35 कब नहीं होगा आपका, जब आपका वो एक वर्ड दिया होगा, कुछ लेटर नंबर वाले चूज़ करने हैं एंड देन उससे वर्ड फॉर्मेशन करना है। तो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है ना, उसमें आप श्योर नहीं होते हो, तो मे बी लेस श्योरिटी की वजह से ये हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी कि जो ब्लड रिलेशन के होते हैं और डायरेक्शन के होते हैं ना, वो मैं पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले करने में वो टाइम जाएगा। मैं क्या करती हूँ, लास्ट में उसको रखती हूँ। जैसे मैं टाइम देखती रहती हूँ, जैसे मेरे पास है टाइम अगर सपोज़ लास्ट के मेरे पास 3 मिनट 3.5 मिनट बचे हुए हैं और मेरे पास एक पज़ल बची हुई, तो 3.5 मिनट में वो एक पज़ल तो नहीं बन पाएगी। अगर वो पज़ल ईजी है, मतलब सिटिंग ये पज़ल ईजी है, तब तो मैं वो कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर जैसे मान लो 1.5 मिनट ही बचे, नहीं हो पाएगा, तो मैं 1.5 मिनट में एटलीस्ट इनमें से तो कुछ चूज़ कर सकती हूँ ना, जो आसानी से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि आपका जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम लिमिट में आपको कौन सी चीज़ आप चूज़ करो कि जो सॉल्व हो जाए, आपको कुछ मार्क्स दे के जाए, एटलीस्ट वो आपके 3-4 मिनट जो बचे हुए हैं वो वेस्ट नहीं हो। सो ये मेरा ओवरऑल रहेगा, मैं जिस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती हूँ। और मैं मेरी तरफ से तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं 95 को प्लस में ही रहूँ, माइनस में नहीं। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में तो मेरा यही उम्मीद रहेगा कि मैं 35 में से 35 ही ट्राई करूँ। बट अगर नहीं हो पाता है, सपोज़ 35 सपोज़ अगर 70 में से मेरा अगर 68 भी मैं मान लेती हूँ, 65 भी मैं मान लेती हूँ, तो इधर मुझे फिर उतने ही ज़्यादा इंग्लिश में करने होंगे। और इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी का मुझे ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर और एसटी में भी अपना देखा, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी रह रही है, लगभग 17 से 21-22 तक रह रही है। तो अगर मैं 17 से 21-22 में मान लेती हूँ, गिरी सरी हालत में मुझे 20 नंबर मिल भी गए, तो 65 उधर से, 20 इधर से, 85। और मेरा क्या चल रहा है कि मैं अपना एक सेफ़ स्कोर मान के चल रही हूँ कि मुझे 90 टारगेट लेके चलना है कि हाँ मुझे 90 प्लस सेफ स्कोर चाहिए। तो फॉर दैट मुझे इधर से 70 में से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से करने होंगे। और इधर से जब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा तब उधर मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है कि हाँ उधर से अगर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मुझे अपनी वीकनेस पता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी ताकि चीज़ें सही हों। अब दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग दिन हैं और अलग अलग शिफ्ट में हैं, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में भी फ़र्क रह सकता है। किसी की इजी है, किसी की मॉडरेट है, किसी की डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह से भी हो सकता है आपके अटेम्प्ट कम जाए। तो दूसरों के अटेम्प्ट सुन के आपको पैनिक नहीं होना है। आपके खुद के कितने अटेम्प्ट जा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपके अटेम्प्ट आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग सही गए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन, तो IBPS का जो है आप उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते हो कि मतलब क्या ही होगा। आप मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर। सो ये मेरा ओवरऑल रहेगा, मैं जिस तरीके से भी एग्ज़ाम को अप्रोच करूँगी। अब मैं कल एग्ज़ाम से आने के बाद शेयर करूँगी क्या मेरा रिव्यू रहता है फॉर दैट एग्ज़ाम।
और अभी के लिए आज का दिन है मेरे पास, तो अभी मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं ट्राई करूँगी, अगर एसटी देना मुझे सही लगेगा तो मैं एसटी दूँगी, अदरवाइज़ अभी मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया है तो मैं एसटी ना दूँ शायद। बट मैं कोशिश ये करूँगी कि माइंड को रिलैक्स रखूँ और जो भी मैंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग दूँ। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं क्लियर करूँगी, अगर आपका कोई एक सेक्शन गड़बड़ हो गया है तो आप ये कोशिश करो कि नेक्स्ट सेक्शन में आप पूरा फुल कर लो, लेकिन आप उसकी वजह से पैनिक मत हो, अदरवाइज़ आपके सारे सेक्शन ख़राब हो जाएंगे और आपका जो टारगेट है आप उससे भटक जाओगे। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल एग्ज़ाम है और आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और डू योर बेस्ट। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर मेरी वीडियोस से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।